नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर राजस्थान फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के संबंध में, और उस एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर तैयारी के लिए अपन यहाँ पर एक अच्छे मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं। और ये अपने इस क्रम में तीसरा मॉडल पेपर है वनपाल वन रक्षक भर्ती के लिए, जिसका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो उसके लिए ये तीसरा मॉडल पेपर है। 2 मॉडल पेपर अपन कर चुके हैं। तीसरे मॉडल पेपर में अपन ने साइंस से शुरुआत की है, तो अपन यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कैसे-कैसे लेवल उसका रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपन आज के इस वीडियो को। लास्ट तक बने रहेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ताप का एसआई मूल मात्रक है। तो किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का होता है, ठीक है। सेकंड किसका होता है? समय का होता है। और एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का। तो बचा कौन सा? केल्विन। केल्विन क्या होता है? ताप का मात्रक होता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा से क्या बन रही है? ध्वनि ऊर्जा। तो यहां पर अगर बात करें तो आपके सामने देखो माइक्रोफोन है। ये क्या करता है? माइक्रोफोन, जिसके अंतर्गत अब मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है। तो पहले इसमें क्या जाती है? ध्वनि जाती है, और ध्वनि से क्या बनती है? विद्युत सिग्नल बनते हैं, और विद्युत सिग्नल से फिर से आपको आवाज उत्पन्न होती है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न होती है स्पीकर के माध्यम से। तो ये तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। विद्युत मोटर की बात करें तो ये आपके क्या करती है? विद्युत ऊर्जा लेती है और क्या बनाती है? यांत्रिक ऊर्जा बनाती है, ठीक है। विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर अगर आ जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा। लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर मैंने आपको बताया कि विद्युत सिग्नल को जो होता है उसको किसमें चेंज करता है? ये ध्वनि में चेंज करता है। बचा कौन सा? सितार। तो सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा अपन इसको देते हैं तो क्या उत्पन्न होती है? सितार से ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न है पराबैंगनी विकिरणों के संबंध में। क्या है? पराबैंगनी विकिरणों के संबंध में कि पराबैंगनी विकिरणों के खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता आपसे पूछा जा रहा है। तो पराबैंगनी विकिरणों के खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता थे रिटर। कौन थे? रिटर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब न्यूटन को आपको पता ही है, सेव गिरा था और उस सेव के माध्यम से कौन कौन सी गतियां, बल, सब कुछ आपके यहाँ पर इसने खोज कर दिया, गुरुत्वाकर्षण वगैरह की। तो यहाँ पर आपको बस भी ध्यान में रखना है, रिटर पराबैंगनी, जिनको यूवी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूवी रेज कहते हैं। उसकी खोज किसने की थी? रिटर ने की है। अगला है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस? तो यहाँ पर देखो, तीनों ही लेंस आपको ध्यान में रखना है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तीनों को ध्यान में रख लीजिए। निकट में अक्षर कितने हैं? 1, 2 और 3। 3 के बाद में क्या आता है? 4 आता है। 4 किस लेंस के अक्षर होते हैं? अवतल। तो निकट में कौन सा काम आएगा? अवतल काम आएगा। दूर में कितने अक्षर हैं? 2। 2 के बाद में क्या आता है? 3। 3 किस लेंस में होता है? उत्तल में। क्या होता है? उत्तल में। तो यहाँ पर दूर का पूछा है, तो दर्पण यहाँ पर काम में नहीं आते, उत्तल लेंस होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, जरा दृष्टि दोष अगर किसी को हो तो वहां पर द्विफोक्सी लेंस काम में आता है। द्विफोक्सी लेंस क्या करता है? जिसमें चश्मा इस प्रकार का बना होता है। देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूं। ऐसा एक चश्मा है जिसके ये 2 लेंस हैं। इसमें नीचे की तरफ ऐसे गोला बना होगा, लेंस के अंतर नीचे की तरफ क्या बना होगा? गोला बना होगा। अब इसमें दोनों लेंस काम करते हैं, अवतल और उत्तल। तो इसको क्या कहते हैं? द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं, तो इसको जांचने या नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है। 60, कोबाल्ट 60 का
उपयोग किया जाता है, यानी कि कोबाल्ट 60 इसको बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ये कोबाल्ट 60 के माध्यम से ब्लड में कैंसर का पता भी लगाया जा सकता है और नियंत्रित भी किया जा सकता है पता लगाने के बाद। अगला है डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका है? मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट। एल्यूमिनियम का अगर पूछे तो आपको ध्यान में रखना बॉक्साइट। बॉक्साइट, ठीक है। मैग्नीशियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एक प्रश्न यहां पर बन सकता है कि जिनको चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम और पोटेशियम है। इनको कमरे के ताप पर सामान्य स्थिति में चाकू से काटा जा सकता है, इतनी मुलायम होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, सूची ए और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहां पर देखिए, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। और केंचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। तो यहां पर देखिए, अगर बात करें तो आपके 2 में थर्ड, ये 2 नंबर है, इसमें थर्ड कहां पर है? थर्ड 1 में ही है। और इसमें चौथे में कौन सा होना चाहिए? पहला होना चाहिए। चौथे में पहला है, ठीक है। तो पहले में कौन सा होगा? चौथा होगा। रेशम कीट पालन सेरी कल्चर कहलाता है और मत्स्य पालन पीसी कल्चर कहलाता है। बन गया आंसर बी। तो 2 मिल जाए तो भी आपका आंसर बन जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्याज उदाहरण है। प्याज क्या चीज होती है? कंद, स्लक कंद, घनकंद, प्रकंद क्या होता है? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि प्याज क्या होता है? श्लक कंद होता है। प्याज क्या होता है? श्लक कंद होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो मालवेसी की अगर बात करें तो कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपकी जो मूली है, मूली ये मालवेसी के अंतर्गत नहीं आती है। मूली है वो मालवेसी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला देखिए, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 की बात करें तो इसको कहा जाता है थाइमीन। बी1 को क्या कहा जाता है? थाइमीन कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये और भी आपके यहाँ पर विटामिन के नाम दे रखे हैं, तो आप बताइए कि कौन कौन से विटामिन के नाम है। और आप एक चीज बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन ये मेरे को बताइए जरा कमेंट में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय हुई, ये आपको बताना है। तो ये आपको पता होगा, लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय हुई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला देखिए आपके सामने है, सुमेलित करना है। आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहां पर देखिए आपको प्रश्न पूरा दिख जाना चाहिए ऑप्शन। तो बिल्कुल, फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। कंद विद्रोह उड़ीसा में। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ? झारखंड में। तो इस प्रकार आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि एकदम नंबर वाइज इसमें दे रखे हैं। 12th में आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा 12वें प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में बरेली केंद्र का प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया था? 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, राजस्थान में। और यहाँ पर बरेली का जो केंद्र है, इसका नेतृत्व किसके पास था? तो बरेली केंद्र की अगर बात करें तो इसका नेतृत्व था खान बहादुर खां के पास। किसके पास था? खान बहादुर खां के पास था। अगला प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुई 1920 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर आपको दिख रहा है तो मैं स्क्रीन चेंज किए बिना यहीं कर देता हूं। 15वां प्रश्न दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 15वें प्रश्न की बात करें, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसके संस्थापक की अगर बात करें तो इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए
कि निम्नलिखित में से कौन सोम प्रकाश पत्रिका का संपादक था। सोम प्रकाश पत्रिका का संपादक कौन था, ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके द्वारा क्या कौन सी पत्रिका लिखी गई, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पत्रिका का संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे बढ़ते हैं, सूची वाला प्रश्न है फिर से। तो यहां पर आपको सूची से मिलान करना है। मिलान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको देखना है कि हड़प्पा कहाँ कौन सी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और रोपड़। तो देखिए कालीबंगा अपने राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के किनारे है, अपने को पता है क्या है, घग्गर नदी के किनारे है। और हड़प्पा सभ्यता आपको पता है कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और रोपड़ है वो सतलज के किनारे स्थित है। तो बिल्कुल आपके 1 2 3 ही हो जाएगा, इसमें भी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर किया गया। द्वितीय जो बौद्ध संगीति है इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो इसका आयोजन किया गया वैशाली में। कहां पर किया गया, वैशाली में किया गया। देखो वैशाली से आप ध्यान रखें, वैशाख माह होता है, वैशाख, और ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपके दूसरा माह होता है। वैशाख कौन सा माह होता है, दूसरा। तो दूसरी बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई, वैशाली में। वैशाख से याद रखें, वैशाली में। अगला है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो ये दी गई है छठे शिलालेख में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर 20वां प्रश्न है कि सूची दे रखी आपको और आपको यहां पर संस्थापक पूछे हैं। तो बिल्कुल करेक्ट कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। अवध का संस्थापक कौन था, शहादत खां था। और हैदराबाद के संस्थापक की अगर बात करें तो ये था आपके चिनक्लिच खां। और बंगाल का संस्थापक कौन था, तो ये था मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक का था सादुतुल्ला खां। तो इस प्रकार पहले में तीसरा, दूसरे में चौथा, और तीसरे में पहला, और चौथे में दूसरा। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नागरिकता संविधान के किस भाग में है। संघ, राजभाषा, आपात संबंध, ये किस किस भाग में है। तो 21वें प्रश्न में देखो नागरिकता है वो किस भाग में है, तो नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता 2, क्या 2, नागरिकता। संघ की बात करें तो संघ किस में है, भाग 5 में है। संघ किस में, भाग 5 में। राजभाषा की बात करें तो ये भाग 17 में है। अभी भाषा को लेकर खतरा चल रहा है। आपात किस में है, 18 में। तो यहां पर बिल्कुल पहले में क्या हो जाएगा, दूसरा, और दूसरे में पहला, तीसरा, चौथा। ए ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा 21वें। 22वां प्रश्न यहां पर है कि संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। नगर पालिका, न फॉर नगर पालिका और न फॉर भाग 9। तो 22वें का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाग 9 क में दे रखा है नगर पालिका, 9 क। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और मिरनवा
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो 23वें में अगर बात करें तो आपके पहला जो है यही गलत ऑप्शन है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। बाकी सही है। 24वां संविधान 71 में, 42वां 76 में, मिनर्वा मिल्स 1980 का है। अगला है भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निदेशक कहां से लिए गए हैं? तो नीति निदेशक आए कहां से आए? आयरलैंड से आए। तो ए फॉर आयरलैंड से, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कौन सरकार राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है? राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी नहीं होता, सॉलिसिटर जनरल नहीं होता, तो कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। महान्यायवादी ये आपके केंद्र सरकार में, संघ सरकार में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र नहीं सौंपता है? राष्ट्रपति को नहीं सौंपता है। तो प्रधानमंत्री किसको सौंपता है भाई? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सौंपता है, राज्यपाल भी सौंपता है और उपराष्ट्रपति भी सौंपता है। लेकिन आपके लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये राष्ट्रपति को नहीं सौंपता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क नगर में से किस नदी के समीप स्थित है? न्यूयॉर्क नगर है वो किस नदी के समीप स्थित है? तो ये हडसन नदी के समीप स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो यहां पर 28वें प्रश्न की अगर बात करें तो 28वें में वैसे तो K2 भी भारत में नहीं है अभी, लेकिन अन्नपूर्णा जो है वो भारत में स्थित नहीं है। 28वें में डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यरूशलेम किस देश की राजधानी है? तो यरूशलेम आपके इजराइल की राजधानी है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यरूशलेम किसकी राजधानी है? इजराइल की राजधानी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता है? तो भूटान की सीमाएं सिक्किम से लगती हैं, अरुणाचल से लगती हैं, असम से लगती हैं, इससे नहीं लगती, मणिपुर से नहीं लगती। ठीक है। अगला देखिए, आपके सामने है बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिल दर्रा आपके कहां पर है? बुर्जिल जम्मू कश्मीर में। 31वें में डी आंसर हो जाएगा। नासिक और मुंबई के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? तो नासिक और मुंबई, मुंह नाक और मुंह के पास क्या रखा जाता है? थाल। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा थाल घाट, ए ऑप्शन। 32वें में ए ऑप्शन हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, कौन सा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यहां पर बात करें तो इंद्रावती आपका आंसर हो जाएगा। मूसी, कोयना, दूधगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है। अगला देखो, ग्रैंड चैनल कहां स्थित है? कौन सा चैनल? ग्रैंड चैनल। 34वां प्रश्न है, ग्रैंड चैनल कहां स्थित है? तो ये सुमात्रा और निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, शिखर और अवस्थिति आपको बतानी है। यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है? सैंडल पीक उत्तरी अंडमान, माउंट कोयोगो दक्षिणी अंडमान, माउंट हैरियट ग्रेट निकोबार नहीं होगा, माउंट डियो वाली मध्य अंडमान। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 35 में भी, 34 में भी सी, 35 में भी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो 36वें प्रश्न के साथियों यहां पर बात करते हैं, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। पीली क्रांति, वीडियो को लाइक करें फटाफट से। पीली क्रांति, तो मैं पीली क्रांति आपको पता होगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। पी फॉर पीली, पी फॉर पानी पी लेते हैं। पीली क्रांति देखो, एक थी श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को
बढ़ावा देना। एक थी हरी क्रांति जो कि फसलों और को बढ़ावा देना। यहां पर है पीली क्रांति जो किसको बढ़ावा देगी? पीला क्या होता है? तेल होता है। पीला क्या होता है? तेल होता है। तो ये तिलहन को बढ़ावा देगी, जैसे सरसों हो गए, तिल हो गए, और भी तिलहन के अंतर्गत जितने भी फसलें आती हैं उन सभी को बढ़ावा देने से संबंधित थी। अगला है, अभी हाल ही में किस डॉक्टर का निधन हो गया जो IMA के पूर्व अध्यक्ष थे? IMA के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, क्या नाम था? तो इसका नाम था डॉक्टर KK अग्रवाल। KK अग्रवाल, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कौन सा केंद्र है? कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। तो ये आपके पुणे में स्थापित किया गया है, पुणे महाराष्ट्र में। तो 38 में कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरोपीय राजनयिकों को निष्कासित किया? तो यूरोप के राजनयिकों को निष्कासित किसने किया? बिल्कुल यहां पर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, रूस। रूस ने निष्कासित किया था। किस राज्य द्वारा फरवरी 2021 में नमा कार्गो सेवा शुरू की गई? नमा कार्गो सेवा शुरू किसने की? तो ये की कर्नाटक ने। नमा किसने किया? कर्नाटक ने। अगला है, किस भारतीय नेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, तो ये किसको मिल सकता है भाई? एक ही तो है भारतीय नेता जिसको मिल सकता है, और वो कौन है पता है आपको? नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 42वां प्रश्न है, वंश भास्कर की रचयिता कौन है? कवि राजा श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो कौन है भाई वंश भास्कर के रचयिता? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर की रचना की गई। वीर विनोद किसकी है? तो श्यामल दास की पुस्तक आती है वीर विनोद। कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी की घाटी में विकसित हुआ है? आहड़, बागोर, सोनू, कालीबंगा। तो अपन अभी पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 43 में कालीबंगा। ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ के अंदर विकसित हुआ है। हनुमानगढ़ का है? राजस्थान। तो आप लिख सकते हैं हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? सांगा और लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सांगा और लोदी के बीच। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खातोली। ली मतलब लोधी, खातोली। इब्राहिम लोदी को खातोली के युद्ध में परास्त किया था, पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? यहां पर एक ही आंदोलन की बात करें तो एक ही आंदोलन के संबंधित में है मोतीलाल तेजावत। कौन है? मोतीलाल तेजावत। ये आपको ध्यान में रखना। विजय सिंह पथिक बिजोलिया से संबंधित है। गोविंद गिरी ये संप सभा से संबंधित है। मानगढ़ धाम इन्हीं से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा से प्रकाशित किया गया? तो वर्धा से 1920 में कौन सा प्रकाशित किया गया? तो ये आपके अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राजस्थान केसरी। 1920 में कौन सा प्रकाशित हुआ? राजस्थान केसरी वर्धा से प्रकाशित किया गया। अगला है, स्वतंत्र सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के सिपाही थे? तो ये थे जैसलमेर के सिपाही सागरमल गोपा, और इनको जेल के ही अंदर मतलब आत्महत्या को कहा जाता है, लेकिन इनको जिंदा जला दिया गया था कारागृह के अंदर ही। तो 47 में ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, ऐसी कुछ पुस्तकें आती हैं सागरमल गोपा की। अगला है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा
की गई। किसके द्वारा की गई? नैनूराम शर्मा के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नैनूराम शर्मा ने की। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो रणथंभौर का शासक था हमीर। कौन था? हमीर देव चौहान था। और हमीर देव चौहान को कहा जाता है हट्टी हमीर। और यहीं पर रणथंभौर में ही आपके होता है राजस्थान का पहला साका 1301 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो यहां पर चौहान वंश के संस्थापक की बात करें तो वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान वंश की नींव डाली गई राजस्थान के अंदर। शाकंभरी के चौहानों की बात करें तो आदि पुरुष भी वासुदेव को कहा जाता है। तो वासुदेव चौहान ने नींव रखी थी 551 ईस्वी के लगभग। अगला है मिर्जा राजा की उपाधि किससे प्रदान की गई थी? तो मिर्जा राजा की उपाधि आपकी किसको प्रदान की गई थी? तो ये थी मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह प्रथम को। मिर्जा जय सिंह लिखे तो उसका मतलब है प्रथम, सवाई जय सिंह लिखे तो सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यानी कि पाकिस्तान से बॉर्डर लगता हो? तो पाकिस्तान अलग देश है, देश से बॉर्डर लगता है गंगानगर का, फिर बीकानेर का, फिर जैसलमेर का, फिर बाड़मेर का। तो बिल्कुल आपके 52 में बी ऑप्शन हो जाएगा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का बॉर्डर यहां पर लगता है। अगला है बोराट पठार किसके मध्य स्थित है? बोराट के पठार की अगर बात करें तो बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? तो इनको कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। रबी की फसलों के लिए मावट इसको कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो 54 में आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंगल की ज्वाला के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्लास को। प्लास के जंगल की ज्वाला कहने का दो कारण है। एक कारण है कि इसके जो फूल होते हैं उनका फूलों का रंग होता है, एक लाल होता है और पीला होता है। लाल पीले फूल आते हैं, इसके कारण आग के समान प्रतीत होता है, तो जंगल की ज्वाला इसको कहा जाता है। एक ये आपस में रगड़ने के कारण क्या उत्पन्न होती है? चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे क्या भड़क सकती है? आग भड़क सकती है। इसके लिए इसको जंगल की ज्वाला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मरु उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान बेसिकली ये नेशनल पार्क नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान में नेशनल पार्क के अंदर इसकी गणना नहीं होती है, ये एक उद्यान है। उद्यान की बात करें तो इसको कहा जाता है जीवाश्म उद्यान। फोसिल पार्क इसको कहा जाता है। 56 में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी? मीठे पानी की अगर बात करें तो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद झील। अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित हैं? भीड़ प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? तो भीड़ प्रभावित जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पर कोटा आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा और धौलपुर आ जाएगा। मुख्य रूप से ये 3 जिले ही प्रभावित हैं, जो कि ए ऑप्शन में दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान में कुबड़ पट्टी या हॉन्च बेल्ट भी है कहा जाता है, इसको हैंच बेल्ट भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? कुबड़ पट्टी, जहां पर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो यहां पर अगर बात करें तो कुबड़ पट्टी आपके कहां पर पाई जाती है? नागौर अजमेर के मध्य पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बीसलपुर बांध किस नदी पर है? बीसलपुर बांध की बात करें तो ये बनास नदी पर स्थित है बीसलपुर बांध। 60 में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान का झामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा। तो झामर कोटड़ा की बात करें तो झामर कोटड़ा से निकलता है रॉक फॉस्फेट। क्या निकलता है? रॉक फॉस्फेट निकलता है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशक की जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है? तो दशक की जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें तो ये न्यूनतम किसके रही है? तो गंगानगर के यहाँ पर रही है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम।
अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बताओ। राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा जा रहा है 63 में, तो बिल्कुल हो जाएगा गोडाउन। राष्ट्रीय पक्षी पूछा तो मोर हो जाएगा। राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? गोडाउन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? कौन सा पठार है वो अरावली पर्वत से संबंध में नहीं है? तो यहां पर आपके 64 में देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार, ये तीनों पठार अरावली से संबंधित हैं, लेकिन बघेलखंड का पठार है वो अरावली से संबंधित नहीं है, अरावली से जुड़ा हुआ नहीं है ये। अगला है, रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी प्लाया झीलें क्या कहलाती हैं? प्लाया झीलें क्या कहलाती हैं? निम्न कगारों से घिरी, तो ये खड़ीन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खड़ीन कहलाती हैं। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। थार मरुस्थल का लगभग कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में आता है? थार मरुस्थल की अगर बात करें तो थार मरुस्थल का लगभग 61% भाग है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिल्कुल यहां पर अगर बात करें तो ये 10.41% है, लगभग 10.5% इसको मान सकते हैं। अगला है, दक्षिण पूर्वी पठारी या हड़ौती का पठार अधिकांश भाग किन नदियों के बीच स्थित है? किन नदियों के द्वारा सिंचित है? तो ये आपकी लूणी नदी इसमें आ नहीं सकती, और बनास यहां पर बात करें तो बनास भी नहीं आ सकती। यहां पर आती है चंबल और उसकी सहायक नदियां, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 68 में। अगला प्रश्न देखिए, लोक देवता और स्थिति। तेजा जी की स्थिति परबतसर है, बिल्कुल सही है। और पाबू जी की स्थिति कोल्लू में है, सही है। मल्लीनाथ जी की स्थिति पिचियाक, और यहाँ पर गोमा मेडी, गोगा जी की दे रखी गोमा मेडी, तो यहाँ पर अगर बात करें ये गोगा मेडी होगा, गोमा मेडी नहीं, कौन सा होगा? गोगा मेडी। तो 69 में अगर बात करें तो 69 में आपका बिल्कुल होगा सी, पिचियाक यहाँ पर नहीं आएगा। मल्लीनाथ जी का जो स्थल है वो पिचियाक नहीं है। अगला प्रश्न देखो, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये आपके विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का गुलाम, उसने इसको 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया था। राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है। किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? नेह तरंग किसके द्वारा रचित है? तो नेह तरंग की बात करें तो ये रचित है राव बुद्ध सिंह के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने और राजपुताना पर मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? सत्रह सौ 34 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। कौन सी? राधाष्टमी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गलत युग बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, केला देवी करौली, और बादशाह मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं होता है। तो उत्तर में आपका डी आंसर होगा,
मरु महोत्सव बाड़मेर में आयोजित नहीं होता है, ये होता है जैसलमेर, पोखरण में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सही युग्म को पहचानिए। जगदीश मंदिर राजसमंद, किराड़ू के मंदिर बीकानेर में। कहाँ है किराड़ू के मंदिर? एकलिंग जी का मंदिर डूंगरपुर में नहीं, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में। जगदीश मंदिर राजसमंद में नहीं। 75 में डी ऑप्शन होगा। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण है वो कनकावती के द्वारा करवाया गया। कनकावती मान सिंह प्रथम की रानी थी और इसने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया। पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है बच्छावतों की हवेली कहां पर स्थित है? कौन सी हवेली? बच्छावतों की हवेली। तो 76 में अगर बात करें तो बच्छावतों की हवेली बीकानेर में स्थित है। अगला है गोगामेडी का संबंध किस लोक देवता से है? अभी अपन पढ़ के आए हैं गोगामेडी गोगा जी से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 में। 78 में अगर बात करें तो 78 में आपका प्रश्न है कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? जो तार से बने होते हैं, तार के माध्यम से बजाए जाते हैं, उनको तत्व वाद्य कहते हैं। जिसमें तार का प्रयोग नहीं होता है वो तत्व वाद्य नहीं होगा। तो 78 में बात करें तो आपका अलगोजा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें तार का प्रयोग नहीं होता है, सुशिर वाद्य फूंक से बजाया जाता है अलगोजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी को समर्पित है। अगला प्रश्न है भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो भीलों की अगर बात करें तो भीलों का लोक नाट्य है गौरी। कौन सा है? गौरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? अजरक, अजरक की अगर बात करें तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, बाड़मेर से संबंधित है। चुंपा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? चुंप या चौपा? चुंप या चौपा नामक आभूषण है वो कहां पहना जाता है? तो ये दांत में पहना जाता है। जैसे किसी के ये दांत हैं, तो दांतों के अंदर यहाँ पर ऐसे लगाई जाती हैं सोने के किले टाइप, उसको कहते हैं चोंप। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो डीग के महलों का निर्माण आपके करवाया गया है यहाँ पर महाराजा सूरजमल के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? बख्तावर सिंह और मूसी महाराणा की छतरी, इसकी अगर बात करें तो ये आपके बिल्कुल अलवर में स्थित है। कहां पर? अलवर में स्थित है। आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। राठौड़ों की कुलदेवी नागणीची माता का मंदिर नगाना बाड़मेर में है। कहां पर है? नगाना बाड़मेर में है। राठौड़ों की कुलदेवी नागणीची माता का मंदिर वैसे बीकानेर में भी है, बाड़मेर में मुख्य मंदिर बाड़मेर में ही। आगे बढ़ते हैं। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता हैं? गोगा जी, सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, सही उत्तर ज्ञात करने के लिए चिन्हों को बदलिए और उसके अनुसार हल कीजिए। तो 89 में आपका 1 आंसर आएगा। जिस प्रकार 36 आया है
तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? एक आएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलती है, मतलब नीचे की ओर 10 किलोमीटर जाती है और फिर दाएं मुड़ती है। अब ये दाएं कैसे मुड़ेगी? ये इधर की तरफ मुड़ेगी। सॉरी, दाएं मुड़ना ना, इधर मुड़ेगी। दाएं मुड़ना है तो इधर मुड़ेगी और 6 किलोमीटर चलती है। अंत में फिर दाएं मुड़ती है वो और 10 किलोमीटर चली। तो बताओ वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? 6 किलोमीटर दूरी पर है और पहले से किस स्थान में है? पश्चिम की ओर है। तो आपके 90 में कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुक्रम के आगे का पद लिखिए। 7y 26v 63r 124 में क्या आएगा? उसके बाद 91 की अगर बात करें तो सी ऑप्शन आएगा इसका, चेक कर लेना। असंगत को छांटिए, कैट, गोट, पिग, काउ। तो यहां पर अगर बात करें तो 92 में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैट, काउ, पिग, गोट। अगला है, एक 60 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध पानी का अनुपात 5:3 है, अनुपात 1:2 करना है, तो आपको इसको कैसे मिलाओगे? तो यहाँ पर 93 में अगर बात करें तो 52 लीटर यहाँ पर पानी मिलाना पड़ेगा। 94 में देखिए, सभी फल है वो क्या है? पेड़ है, कोई फूल पेड़ नहीं। फूल है वो क्या है? पेड़ नहीं है। तो निष्कर्ष क्या है? कोई फूल फल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई पेड़ फल नहीं है, तो पेड़ तो फल है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? 94 में देखो, 94 में आएगा, दोनों ही ठीक है। 94 है, दोनों ही निष्कर्ष ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 95 में देखिए, यहाँ पर ये सदस्य वाला है, माता पिता वाला है, इसमें आपके कौन सा हो जाएगा? 95 में ए ऑप्शन होगा, तो ए की भतीजी ए है, सी है। अगला प्रश्न देखो, 200 बल्बों को 4 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, इसका 6 दिन का खर्च 40 रुपए है। तो यदि कितने बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 15 दिन का खर्च 48 रुपए होगा? दो 200 बल्ब हैं, 4 घंटे प्रतिदिन जल रहे हैं, 6 दिन का खर्च इसका दे रखा है 40 रुपए। कितने बल्ब आपको 3 घंटे जलाने हैं, 15 दिन जलाने हैं और बराबर कितना आ जाए? 48 आ जाए। बल्बों की संख्या निकालनी है आपको, निकाल सकते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 128 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर अगर बात करें तो निम्न प्रश्न में दिए गए प्रश्न विकल्पों के प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या ज्ञात करनी। तो बिल्कुल यहां पर 97 में बात करें तो आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, निकाल के इसको देख लेना। अगला प्रश्न है, राजस्थान डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया सिरोही में, इंदौर में। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 राजस्थान के कौन से जिले जिन्हें 10 लाख से अधिक आबादी शहरों में सम्मिलित किया गया है? तो 99 में अगर बात करें तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, जोधपुर, जयपुर, कोटा। 2 विद्यार्थी ए बी हैं, परीक्षा में सम्मिलित हुए। ए ने बी से 9 अंक हासिल किए और ए के अंक दोनों विद्यार्थियों अंकों के जोड़ का 56% थे। तो ए बी
ए तथा बी का प्राप्तांक क्या है? तो ए और बी का प्राप्तांक है 42 और 33। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था साथियों आपके मॉडल पेपर नंबर 3। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सारे प्रश्न हैं वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।